जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आप सबके एग्जाम को देखते हुए, चाहे फिर वो BSSC इंटर स्तरीय का एग्जाम हो, SSC GD का एग्जाम हो, या फिर आप कह लें कि BPSC टीचर का एग्जाम हो, सभी एग्जाम को देखते हुए मैंने लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आया है। अभी ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट है। आज ये 7वां सेट है। इसके पहले 6 सेट ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। साथ ही साथ BSSC के सभी प्रीवियस ईयर के भी पेपर्स कराए जा चुके हैं। अगर आप सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए, प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको एक चैलेंजिंग प्रश्न देता हूं और आप सबका इस बात का अंदाजा लग जाएगा आपके प्रश्न का आंसर देने से कि आप कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। नोट करें और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद मैं प्रश्न शुरू करूंगा। क्या है कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आइए हम प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 देखेंगे दोस्तों। कहता है कि ICC T20 महिला विश्व कप 2023 कहाँ यानी किस देश में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन देश रहा। तो सबसे पहले तो आप 2 आंसर को क्रॉस करेंगे, एक भारत और दूसरा इंग्लैंड। ये दोनों आंसर नहीं होगा, इसलिए कि विजेता नहीं रहा था। विजेता तो रहा था ऑस्ट्रेलिया, दोनों में तो ये दोनों ऑप्शन में छाटेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आयोजित हुआ था दक्षिण अफ्रीका में और विजेता बनी थी टीम वो ऑस्ट्रेलिया थी। अच्छा, ये तो 2023 की बात हो गई। 2022 की अगर बात करें कि 2022 में ICC महिला विश्व कप की जो है मेजबानी कौन देश ने किया था, तब आप न्यूजीलैंड लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 202 नंबर क्या कहता है। कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी, यानी प्रारंभिक पूछ रहा है। तो आप इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1। प्रारंभ में 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी, ध्यान में रखेंगे। वैसे भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है ना, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित हुआ, जबकि 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 से ये पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया था, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, ये तो आपको प्रारंभिक हो गया यानी मूल संविधान की बात करेगा, लेकिन आपसे वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में टोटल कितनी संविधान लगभग अनुच्छेद हैं और भाग कितने हैं, तो आप इसको याद में रखेंगे, याद करके रखेंगे। टोटल 470 अभी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कितने कितने अनुच्छेद है दोस्तों, तो 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आप अगर मेरे सेट से कंटिन्यू जुड़े होंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको पंचवर्षीय योजना से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। मैंने कई बार पंचवर्षीय योजना का ऑपरेशन किया है, बहुत सारे फैक्ट बताया, मैंने फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि पहला पंचवर्षीय योजना जो था उसका सेशन 1951 से 1956 रहा था, है ना। वो किस मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पे आधारित था दोस्तों, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, तो PC महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मैंने एक और आपको ट्रिक बताया था, कुशाग्रो, क्या कुशाग्रो, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसके लिए आपको वीडियो पीछे देख लीजिएगा। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। कहता है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया, यानी भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1993 को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किस संविधान संशोधन के तहत था, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत था। कौन सा था दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992। हालांकि 73वां संविधान संशोधन 1992 में तो पारित किया गया था, लेकिन ये संविधान संशोधन क्या 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बता दूं, 1993 में ये लागू हुआ, बना कब, 1992 में, ठीक है, 93 में लागू हुआ। 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं और बता रहा हूं जो कि आप कॉपी पे नोट कर लेंगे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज, क्या ध्यान में रखेंगे, पंचायती राज लागू करने वाला अगर प्रथम राज्य की बात करें तो आप कर्नाटक लगाएंगे। कौन सा, अगर
पंचायती 73वां पंचायती राज संशोधन अधिनियम जो है लागू करने के बाद अगर पंचायती राज अधिनियम जो है लगाने वाला पहला निर्माण करने वाला पहला जो राज्य था वो कर्नाटक था। ठीक है, इसके बाद और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, वो क्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू करने वाला अगर बात करेगा तो ये हम उस समय मध्य प्रदेश लगाएंगे। कौन सा? मध्य प्रदेश। अगर पंचायती राज अधिनियम निर्माण करने वाला कर्नाटक, जबकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने वाला मध्य प्रदेश था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सब फेमस क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, सरोजिनी नायडू। अच्छा, लता मंगेशकर को क्या कहा जाता था? तो दीदी के भी नाम से जाना जाता था, जबकि स्वर कोकिला के भी नाम से इन्हें जाना जाता था, ध्यान में रखेंगे। पीटी उषा क्या थी? तो इनको क्या बोलते थे? उड़न परी के भी नाम से पीटी उषा को जानते थे, है ना, या गोल्डन गर्ल, उड़न पड़ी या गोल्डन गर्ल, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और मदर टेरेसा जो है, इनको क्या है, निर्मल हृदय के सोसाइटी के संस्थापक थे। कौन थे? निर्मल हृदय की सोसाइटी के ये संस्थापक थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि बिशप किस खेल से संबंधित है? तो बिशप की बात करें तो बिशप जो है वो शतरंज से संबंधित है दोस्तों, आप भूलेंगे नहीं। और शतरंज से संबंधित 2-4 शब्द का नाम देख लें तो गैम्बिट है, चेकमेट है, स्लेटमेट है, ग्रैंड मास्टर इत्यादि, ये सब चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो इतना घुरा फिरा करके क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं था, आप साफ शब्द में पूछ लेते कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो आप डायरेक्ट लगा देते मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या लगाएंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों, क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होना। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ये तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। एक होता है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि का मतलब क्या है? तो कृषि के साथ साथ क्या है दोस्तों, कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी खेती करना, यही जो होता है पशुपालन करना भी क्या है, ये मिश्रित कृषि कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कि मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, खमसीन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहते हैं? खमसीन। जबकि सहारा मरुस्थल के उत्तर पूर्वी भाग में जो हवाएं चलती हैं उसको हम हरमटन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आप कभी भी आंसर रविंद्र टैगोर नहीं लगाएंगे, ये गलत है। ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 1913 में प्रथम भारतीय थे, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसा नहीं है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले दिया गया था, इनके साथ साथ, मतलब सबसे पहले तो इनको दिया ही गया था, लेकिन इनके साथ साथ और भी 2 व्यक्ति को दिया गया था, है ना। एक व्यक्ति को दिया गया था, वो कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन। कौन थे दोस्तों? सीवी रमन, ध्यान में रखेंगे। सीवी रमन को भी जो है भारत रत्न दिया गया था, लेकिन सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत में मुद्रास्फीति, जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं, को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम आपसे प्रश्न कर दें कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो आप आंसर लगाएंगे 2011 से 12। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासन काल में लागू हुई? तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। ऐसे तो अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्रीय सुल्तान भी कहा जाता था, ध्यान में रखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अर्थशास्त्रीय सुल्तान भी कहा जाता था। ठीक है, और क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी की जब भी बात आती है तो बाजार नियंत्रण, ठीक है, बाजार नियंत्रण का भी, इन्हें बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाने वाली जो है ये अलाउद्दीन खिलजी था। हालांकि बाजार नियंत्रण चलाने वाले जो व्यवस्था था ना, वो क्या था, वो भय और आतंक पर आधारित थी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किस पर आधारित था? भय और आतंक पर आधारित था, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी यानी रोसकोस्मोस के द्वारा इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रयान के लिए लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लूना 25, जो कि फेल हो गया था, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी
ये रसिया को ना बड़ी कोई सी चीज़ में फर्स्ट आने की बड़ी जल्दी लगी हुई होती है। जैसे ही इन्हें पता चला कि इंडिया जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है, ये जल्दी जल्दी झटपट क्या किया, ये लूना 25 को जो है वो साउथ पोल पे उतारने के लिए लॉन्च कर दिया, और बाद में क्या हो गया कि बेचारे का आधे रास्ता में ये क्रैश कर गया था। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कहता है कि हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एल्सेंड्रा कोरप को। क्या है दोस्तों, एल्सेंड्रा कोरप को, जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक आलिया मीर का नाम आया है, तो आलिया मीर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो वन्य जीव अभयारण्य पुरस्कार दिया गया है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो J&K यानी जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, 14 कहता है प्रश्न, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध क्या है। तो ये कभी प्रश्न नहीं भूलेंगे, ये सब बकवास प्रश्न है दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 368 जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, संविधान संशोधन कितने प्रकार से होती है, तो संविधान संशोधन जो है दोस्तों 3 प्रकार से होती है। कौन कौन, एक तो कि साधारण बहुमत के द्वारा, क्या, एक साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा 2/3 यानी 2/3 बहुमत से, तथा 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 16वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। यानी क्या कर कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर प्रश्न ये भी उठ जाए कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहेगा तो कौन करेगा, तब जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे ना, है ना, तो वही जो है उनको तत्कालिक जो है राष्ट्रपति बनाया जाएगा। अभी एक बार ऐसा हुआ है, अभी तक इतिहास में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली था तो एम हिदायतुल्ला, क्या नाम है इनका, एम हिदायतुल्ला को जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है कि भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 22 जुलाई 1947 को। ध्यान में रखेंगे। मैडम भिखाजी कामा के द्वारा अगस्त 1907 में, कब, मैडम भिखाजी कामा के द्वारा अगस्त 1907 में जो है विदेश में सबसे पहले तिरंगा जो है फहराया गया। कहाँ, स्टुअर्टगार्ड में। जबकि 22 जुलाई को झंडा दिवस के भी नाम से मनाया जाता है। 22 जुलाई को क्या, झंडा दिवस भी मनाया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अगर हम आपसे प्रश्न पूछ दे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो JB कृपलानी, यही जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कहता है कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ पहले देख लेंगे, राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रीय गीत के रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। तो आप तो 2 आंसर काटेंगे और क्या आंसर लगाएंगे, 3 नंबर, जो कि गलत है। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट आंसर है। सत्यमेव जयते ये राष्ट्रीय चिन्ह नहीं बल्कि क्या है, राष्ट्रीय वाक्य है ना। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। क्या है, राष्ट्रीय वाक्य है दोस्तों। यानी जब भी आप अशोक स्तंभ को देखेंगे तो नीचे ये वाक्य को लिखा हुआ रहता है। अगर हम आपसे पूछ दे कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मुंडको उपनिषद से जो है वो लिया गया है। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में टेलीविजन की शुरुआत जो है दोस्तों वो 15 सितंबर, हाँ दोस्तों ध्यान में रखेंगे, 15 सितंबर 1959 को हुई थी टेलीविजन की शुरुआत। ये तो ठीक है, लेकिन रंगीन टेलीविजन की बात करेगा तो आप क्या लगाएंगे, अगर रंगीन टेलीविजन की बात करें तो आप लगाएंगे 25 अप्रैल 1982 को। 1959 को हुआ जो केबल टेलीविजन की शुरुआत हुई, लेकिन रंगीन टेलीविजन की बात करेगा तो 25 अप्रैल 1989 ईस्वी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि हाल ही में
चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो बड़ा ही फेमस था। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 क्यू। अच्छा, ये हम लिस्बन की बात कर ले या फिर हम विलिनियस की बात कर ले, तो लिस्बन की राजधानी जो है वो किसकी राजधानी है, तो लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है, ध्यान में रखेंगे। विलिनियस किसकी राजधानी है, तो लिथुआनिया की राजधानी जो है वो विलिनियस है, जबकि येरेवान तो आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो है दोस्तों कौन है, ऑप्शन नंबर 3 अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कहता है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप बहुत सारे कैंडिडेट जो है नील नदी लगा करके आएंगे, जो कि गलत है। एशिया का अगर जिक्र करें तो यांग टिसिक्यांग लगाएंगे आप, जो कि चाइना की सबसे बड़ी नदी भी है, ध्यान में रखेंगे। चीन की भी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वर्ल्ड की अगर विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तब आप वहां पे नील नदी की बात करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, 23 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो लेब्राडोर जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 लेब्राडोर जो है उसका ठंडी जलधारा है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर कहता है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन बनी थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। ये कौन थी दोस्तों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कौन थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि विजया लक्ष्मी पंडित विश्व की प्रथम महिला बनी थी जो यूएन की सदस्य बनी थी, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, 25 नंबर कहता है कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य बिंदु के भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये सब फेमस क्वेश्चन है और इसमें कोई डेटा चेंज नहीं होने वाला है, तो 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है, तो 25 का करेक्ट आंसर क्या, 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 26 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 मरकत द्वीप जो है दोस्तों वो लक्षद्वीप का समूह नहीं है, बल्कि क्या अंडमान निकोबार द्वीप का समूह है, ध्यान में रखेंगे, है ना। तो अगर वैसे हम आपसे पूछ दे कि लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं, तो टोटल 36 द्वीप समूह है, ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 27वां प्रश्न कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो इसका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बेलगाम अधिवेशन 2024 में। अच्छा, इसका हम आपसे पूछ रहे कि बेलगाम अधिवेशन 2024 की अध्यक्षता किसने की थी, तो एकमात्र ये कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस निकोटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 350 बीसी में। हालांकि इस युद्ध में जो है चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहे थे, जबकि सेल्यूकस निकोटर जो है बाद में चंद्रगुप्त मौर्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था, ध्यान में रखेंगे। एक और नाम आता है जब सेल्यूकस निकोटर का नाम आता है तो मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज क्या था, कौन था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का जो था वो राजदूत था। और एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि एक फेमस पुस्तक था मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ, इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न क्या है, कहता है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका टेम्परेचर इसके लिए टेम्परेचर जो है 45 से 55 डिग्री की नहीं बल्कि 21 से जो है वो 30 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिहार राज्य में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहता है कि अमोघ वर्ष किस वंश का शासक था, तो अमोघ वर्ष का जो भी संबंध है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रकूट का शासक था। अच्छा, अमोघ वर्ष कौन से धर्म को मानते थे, तो अमोघ वर्ष जो है दोस्तों वो जैन धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे दोस्तों, अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानते थे। अगर राष्ट्रकूट की बात आई है तो राष्ट्रकूट की स्थापना कब हुई थी, तो 753 ईस्वी में हुई थी। दंती दुर्ग ने इसका स्थापना किया था, ध्यान में रखेंगे। अमोघ वर्ष ने एक और पुस्तक भी बड़ा फेमस लिखा था, वो
कवि राजमार्ग लिखा था। इनका पुस्तक क्या था दोस्तों? कवि राजमार्ग, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? 32 कहता है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को जो है हराया था? तो किस युद्ध में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगर हम प्रथम युद्ध की बात कर ले तो तराइन की प्रथम युद्ध कब हुई थी? तो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हो गई थी, यानी पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें जीत इन्होंने हासिल किया था। जबकि द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो पराजित हो गए थे। और तृतीय युद्ध की हम बात कर ले तो तराइन की तृतीय युद्ध हुई थी 1215 से लेकर के 1600 के बीच में। किसके बीच में हुआ था? तो इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। हालांकि मोहम्मद गौरी का एक और फेमस युद्ध हुआ था 1178 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे। मोहम्मद गौरी को जो है 1178 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ था, जो कि चालुक्य वंश के जो मूल राज थे, है ना, कौन थे? मूलराज द्वितीय, नाम रख के लिख लेंगे। मूलराज द्वितीय ने जो है इसमें भी जो है वो गुजरात में युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, और रामचंद्र वहां के शासक थे। अच्छा, कालिंजर पर विजय के लिए जो है, युद्ध के लिए, आक्रमण के लिए अकबर ने किसे भेजा था? तो अकबर ने एक जो है मजनू खां को भेजा था, ध्यान में रखेंगे, लिख लीजिएगा। किसे भेजा था? मजनू खां को, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अकबर जो है गुजरात पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 1572 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्या दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। 34वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हालांकि महान्यायवादी की नियुक्ति कर सकता है, बिल्कुल सही है। लोकसभा यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है, भी सही है। वित्त आयोग का गठन कर सकता है, सब सही है। लोकसभा का विघटन नहीं कर सकता है। अगर लोकसभा के विघटन की बात आ जाए तो लोकसभा का विघटन ये राष्ट्रपति का तो विधायी अधिकार है, और किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 85 में जो है लोकसभा का विघटन का चर्चा किया गया है। और जबकि राष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति की जब भी बात आए तो राष्ट्रपति की जो चर्चा है दोस्तों अनुच्छेद 52 में किया गया है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? 35वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध नहीं चुने गए? ध्यान में रखेंगे, क्या कह रहा है कि निर्विरोध नहीं चुने गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, आर वेंकट रमन जो है ये निर्विरोध नहीं चुने गए थे। ये उपराष्ट्रपति के सिवाय जो है ये भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा संविधान सभा की सदस्य संख्या है ना को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? 37वां प्रश्न कहता है कि कांग्रेस, ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखेंगे, कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। ये किसका स्टेटमेंट था? तो इसका जो दोस्तों ये लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था, ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड डफरिन का एक स्टेटमेंट भी था जो कि बहुत ही भयानक स्टेटमेंट था, ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये बार बार आपको एग्जाम में पूछ देता है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, ये जो है वो ये किसका स्टेटमेंट था? तो आप लॉर्ड डफरिन लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि मीन काम्फ के लेखक कौन था? तो मीन काम्फ के दोस्तों लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 1, हिटलर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? 39 नंबर प्रश्न है, कहता है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन भारतीय राज्य छूता नहीं है? ठीक है, तो पहले तो आप आंसर कट करेंगे त्रिपुरा। ये त्रि शब्द ही है जो तीनों क्षेत्र से,
तीनों ओर से घिरा हुआ है। असम भी टच करता है दोस्तों, मेघालय भी टच करता है, तो टच नहीं करता है कौन? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, बांग्लादेश की बात आ गई है तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? तो 16 दिसंबर लिख लेंगे, काम देगा। 16 दिसंबर 1971 को इसकी बांग्लादेश की निर्माण हुई थी। लेकिन बांग्लादेश अपने स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, किस वास्तुकला का पालन यानी शैली जो है यानी वास्तुकला का शैली का उपयोग अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो इसको तो पहले आप VVI क्वेश्चन करेंगे, इसलिए कि अभी जो है राम मंदिर जो है वो एकदम बिल्कुल ही अभी टॉप लेवल का न्यूज बना हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे। तो पहले तो हमारे जो वास्तुकला की शैली कितनी है? तो टोटल 3 शैलियां हैं। कौन कौन शैलियां हैं? एक द्रविड़ शैली है ना, दूसरा जो है बेसर शैली है, और तीसरा जो है नागर शैली है। अगर साउथ में जो प्रयोग होता है ना, यानी दक्षिण में प्रयोग होता है, वो द्रविड़ शैली है, ध्यान में रखेंगे। कौन सी? द्रविड़ शैली में। जबकि बीच में यानी मध्य भारत में बेसर शैली और उत्तर भारत में जो है वो नागर शैली। अच्छा, तो अयोध्या कहाँ है? उत्तर भारत में है। जब स्वाभाविक है कि अयोध्या उत्तर भारत में है तो इसमें कौन सी शैली का प्रयोग किया जाएगा? नागर शैली का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? 41वां प्रश्न कहता है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो राजतरंगिणी नामक अनुवाद का पहले हम देखेंगे कि राजतरंगिणी का नॉर्मली अनुवाद लिखा किसने था? तो राजतरंगिणी को लिखा था किसने? कलहन ने। लेकिन जब फारसी की बात आ जाए तो किसने लिखा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मौलाना शौरी ने। एक और चीज ध्यान में रखेंगे, एकमात्र राजतरंगिणी ऐसा ग्रंथ है जिसमें जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर की इतिहास से मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथ है जिसमें कश्मीर राज्य की इतिहास देखने को मिलता है? तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे राजतरंगिणी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, शूटिंग। अच्छा, कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। ये कब जीते थे? तो 2008 में। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो 43 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, सचिंद्र सन्याल। लेकिन 1928 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे, क्या मैंने कहा? 1928 ईस्वी में भगत सिंह ने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में एक और शब्द जोड़ दिया, सोशलिस्ट। क्या? सोशलिस्ट, जिसको आप समाजवाद भी कहते हैं, ठीक है। तो उस समय वो उनका अगर पूछेगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सोशलिस्ट की, तब वहां पे आप भगत सिंह लगाएंगे, ऐसे सचिंद्र सन्याल। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? 42 कहता है कि 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? 45 नंबर कहता है कि कालाहारी मरुस्थल क्या है दोस्तों? ध्यान में रखेंगे, कालाहारी मरुस्थल किस क्षेत्र में पाए जाने वाली कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाने वाले जनजाति का नाम पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, बुशमैन है, ठीक है। अच्छा, कालाहारी मरुस्थल है कहाँ? तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ है दोस्तों? बोत्सवाना में है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे और भी ऐसे फेमस है कि निग्रो जनजाति कहाँ है? तो निग्रो जनजाति है वो अफ्रीका में है। सेमांग की बात कर ले तो सेमांग जो है वो कहाँ है? मलेशिया में है। जबकि माओरी की बात कर ले तो न्यूजीलैंड की जनजाति है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि डैश पर्वतमाला यानी कौन सी पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का निर्माण करती है? तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, विंध्य पर्वत, ठीक है। अगर हम आपसे सवाल कर दे कि विंध्य पर्वत की सबसे उच्चतम चोटी कौन है, उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो आप आंसर लगाएंगे अमरकंटक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? 47 कहता है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे, जो कि गलत है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, राजकुमार शुक्ल। ये वही किसान आंदोलन की बात कर रहा है, यानी चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
माफ कीजिएगा 47 का, हाँ ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? 48 कहता है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, है ना, क्या है, एक बार बुक का नाम फिर से देख लीजिए, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यानी हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर, पुस्तक के लेखक कौन है? तो VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मेघनाथ देसाई। अगर हम बात कर ले अभय के का, तो इनका भी एक बुक अभी लेटेस्ट आया है जिनका नाम है नालंदा। बुक का ही नाम क्या है दोस्तों? नालंदा है, और बिहार में एक जिला भी है, ध्यान में रखिएगा। संयुक्ता दास की बात कर ले तो इन्होंने एक बुक लिखा है, नाम है लॉकडाउन लिरिक्स। और शशि थरूर का लेटेस्ट बुक की बात कर ले तो इसका शशि थरूर का लेटेस्ट बुक कौन सा है? अंबेडकर ए लाइफ। क्या है? अंबेडकर ए लाइफ इनका बुक है भी लेटेस्ट में, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? 49 कहता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1309। अगला प्रश्न है किस वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 R दिनेश को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 51 नंबर प्रश्न कहता है कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये अनुनाद के कारण ऐसा होता है। और ये भी दीजिए ध्यान में रखेंगे, अनुनाद जो है वो आवृत्ति पर जो है निर्भर करती है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अनुनाद किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है कि मनुष्य की सबसे अधिक जरूरत क्या है? तो मनुष्य को जो है सबसे अधिक जरूरत जो है दोस्तों वो आप प्रोटीन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला नंबर बात है कि मानव शरीर का जो लगभग 15% जो है भाग वो प्रोटीन से निर्मित होता है, और ये एनर्जी भी कहीं ना कहीं देता है। साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि ऊर्जा उत्पादन और शरीर के मरम्मत दोनों में जो है प्रोटीन कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे 53 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है? तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आर्सेनिक। अगला प्रश्न है देखेंगे एक्वारेजिया, ठीक है, जिसको आप अमलगम भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। उसका स्टेटमेंट जो है 4 नंबर स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। इसमें जो रेशियो दिया हुआ है 3:1 नहीं बल्कि 3:2 नहीं बल्कि 3:1 होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी चीज ध्यान में रखेंगे कि एक्वारेजिया यानी अमलगम जो है ये सोना और प्लेटिनम जैसे धातुओं को गलाने में समर्थ होता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? 55 नंबर प्रश्न कहता है कि कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एंजाइम। क्या है दोस्तों? एंजाइम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये सब क्वेश्चन आप रटते आते होंगे, ये सब क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या मैं बता दूंगा? ऑप्शन नंबर 1 गाजर में सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। वैसे गाजर में और क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। चावल और गेहूं में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि दाल में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है दोस्तों सोयाबीन में पाया जाता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? कहते हैं कि रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फजन तथा सोडी ने। कभी भी आप मैडम क्यूरी और हेनरी बैक्यूरेल नहीं लगाएंगे, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 फजन तथा सोडी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 की ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जूल। अगला प्रश्न है कि रक्त संचरण का संबंध जो है, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की? तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विलियम हार्वे ने। अच्छा, जबकि रक्त समूह की बात करेगा तब आप क्या लगाएंगे? लैंडस्टीनर। रक्त समूह की बात करेंगे तो लैंडस्टीनर, लेकिन जब हृदय प्रत्यारोपण की बात करेगा तो आप क्रिश्चियन बर्नार्ड लगाएंगे, ध्यान में रखिएगा। एक सवाल और भी मैं आपको हृदय प्रत्यारोपण से बात कर बता दूं कि सबसे पहले
सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण हुआ कहां था? तो साउथ अफ्रीका में, ध्यान में रखेंगे। किसके द्वारा? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा इन्होंने ही जो है सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो स्टीम इंजन का जो है दोस्तों आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेम्स वाट ने। कब? तो स्टीम इंजन का 1825 ईस्वी में। ठीक है, ये तो स्टीम इंजन की बात हो गई। अगर डीजल इंजन की बात करें तो रुडोल्फ डीजल ने जो है वो डीजल इंजन की खोज की थी, आविष्कार किया था, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अच्छा, एक और प्रश्न है कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो है वो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है? कहता है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, इसका स्टार्च आंसर सही होगा, ध्यान में रखेंगे। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की चर्चा करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है, ध्यान में रखेंगे। किस तरह का पदार्थ है दोस्तों? कार्बनिक पदार्थ है। अगर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। क्या क्या? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की सामान्य सूत्र की बात कर ले तो C6H12O6 होगा। अगर CH यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात आप आसानी से निकालेंगे तो 1:2:1 इसका सही होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि इस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ओ ग्रुप वाले को। जबकि ए बी ग्रुप वाले को हम क्या बोलते हैं? इसको हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। अभी भी मैंने बताया कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर है, ध्यान में रखिएगा, लैंड स्टीनर ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, 63 नंबर क्या कहता है? कहता है कि अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एसिमिलेशन। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो अल्टीमीटर से दोस्तों क्या नापते हैं? तो ऑप्शन 64 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अल्टीमीटर भूतल से ऊंचाई, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? 65 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सोडियम आयन। वैसे मैं आपको बता दूं कि सम इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है? तो जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, जब वही चीज अगर सम न्यूट्रॉनिक की बात कर ले तो वहां पे न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो इक्वल होगा, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे कार्बन और सोडियम की बात कर ले दोस्तों, तो कार्बन और सोडियम आयन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों की है ना के लिए कौन सी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि अमोनिया क्लोराइड क्या है? अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो जब आप इसको गर्म करते हैं दोस्तों तो आपका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा? आपको अमोनिया गैस मिलेगा, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 2, माइसनर प्रभाव। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। 69वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है ना, आपसे पूछ रहा है कि सेल्सियस, फारेनहाइट और रोमर के बीच का आपको फॉर्मूला बताता है। तो आप फॉर्मूला पहले लिख लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। फॉर्मूला होता है C/100 इक्वल्स टू F माइनस 32/180 इक्वल्स टू K माइनस 273/100 इक्वल्स टू R/80। तो यहां पर तक केल्विन है, तो इसको हटाइए और ऑप्शन नंबर 3 लगाइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? 70वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति एस्टेरॉइड होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 70 का ऑप्शन नंबर 4, कॉर्टिसोल का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? 71वां प्रश्न कहता है कि दाब
हाँ, दाब और आवेग तथा आवेग की विमाएं क्या होगी? तो मुझे तो नहीं कुछ पता है, बस मैं एक ही फॉर्मूला में जानता हूं कि P इक्वल्स टू क्या होता है, F बाई ए यानी फोर्स बाई एरिया, इतना तो मैं जानता हूं। और F को मैं क्या लिख सकता हूं, एम ए बाई एल को क्या हम ए को हम एल स्क्वायर से लिखते हैं। अब एम के मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर एम को तो हम ए में डिनोट करते हैं और एम का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला आप लिखिए। इसके बाद एल स्क्वायर, कभी आप भूलेंगे नहीं। इसके बाद मैंने एम को तो एम लिख दिया और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी लेंथ है तो लेंथ का एल होता है, सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम है तो टाइम का टी स्क्वायर हो गया, और नीचे एरिया है तो ये भी एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एल से तो एल कैंसिल होगा, ठीक है। ऊपर में क्या बचा, एम बच गया, एक L1 नीचे बच गया तो ऊपर जाएगा तो L-1 आएगा, और ऊपर में तो T2 बचा हुआ ही है। तो ML1 T2 किसमें, T-2, ठीक है। तो T-2 किसमें है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे, चूंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना, तो सेकेंड स्क्वायर नीचे आएगा तो यहां पर T2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, 72 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय का अंतर्गत आता है। तो सिलेंट्रेटा समुदाय का दोस्तों कौन सही आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जेलीफिश, ठीक है। जबकि केचुआ क्या है, केचुआ, जोंक, ये सब की बात कर ले तो ये एनेलिडा समूह के आते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, 73 है कि सार्कोप्लाज्म क्या है। तो सार्कोप्लाज्म की अगर हम बात कर ले तो इसका 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह जो है एक रेखित मांसपेशी यानी स्ट्रिप्ड मसल्स की अर्धतल है ना, इंटरफाइब्रिल पदार्थ होता है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, 74वां प्रश्न कहता है कि उपास्थि यानी कार्टिलेज क्या होती है। तो कार्टिलेज क्या होती है दोस्तों, तो 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सघन तरल ऊतक होता है यानी डेंस कंजक्यूटिव कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा, जो उपास्थि यानी कार्टिलेज होता है वो हमारी कान जो है वो किस चीज का बना होता है, तो हमारी कान जो है वो कार्टिलेज का ही बना होता है। वैसे कार्टिलेज जो है, अब कार्टिलेज की बात करते हो, कार्टिलेज किस तरह का बना होता है, तो कार्टिलेज कोन्ड्रोसाइट्स का बना होता है। लिख लीजिए, क्या मैंने कहा, कोन्ड्रोसाइट्स का ये कार्टिलेज बना होता है। चीज को ध्यान में रखेंगे, जो कि बहुत सबसे अधिक मतलब अधिकतम लचीलापन तरफ पाया जाता है और ये कैल्शियम के कारण ऐसा होता है। चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर कान में बात कर ले तो एक सबसे छोटी हड्डी होती है, उस हड्डी का नाम क्या है, तो उस हड्डी का सबसे छोटी हड्डी स्टिप्स है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है, कहता है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक क्या है, तो F इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, W/Z। इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। साथ ही साथ आप चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न में सेट मैं कल लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।